हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रही है आजादी के बाद और 1991 के बाद से क्या क्या परिवर्तन आया था इसके बारे में बात की थी। अभी भी हम लोग जो ओवरऑल भूमिका है इसमें सिर्फ और सिर्फ आजादी के बाद की बात नहीं करेंगे, ना सिर्फ 1991 की बात करेंगे, बट इन जनरल क्या भूमिका रही है उसको अलग अलग सब हेडिंग्स में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो ढांचागत आधारिक संरचना है, जिसको जैसे रोड्स आते हैं, रेलवे और बाकी हमारे जो कोर सेक्टर है वो क्या बोलते हैं, उसको क्या मतलब होता है, इन सारी चीजों में उसमें क्या सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है। फिर अलग अलग रीजनल बैलेंसेस की बात करते हैं कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहा है, ऐसा ना हो जाए कि भारत का कोई अंग है जो तो बहुत प्रगति कर गया और बहुत बड़ा काफी कुछ ऐसा हिस्सा जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो देश में भी फिर विभाजन की समस्या बढ़ने लग जाती है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ देश की सरकार छलावा कर रही है, तो क्षेत्रीय बैलेंस भी रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारा तरह का काम होता है जहां पर पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्या क्या भूमिका, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को पिछले वीडियो से ही, और ये 2-3 वीडियोस में चलेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा भी है। तो अब क्या आता है, मूलभूत ढांचे का विकास, है ना। सारे लोग मानते हैं कि पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को दिशा देता है, गति देता है, स्पीड बढ़ाता है और रिक्वायर्ड भी है। अगर नहीं है, रोड्स नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज ही नहीं पाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें, तो ऐसे मूलभूत ढांचे के विकास में क्या होता है, इनका रोल आता है। अब औद्योगिकरण की पूर्व शर्त है ये, है ना, इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। अगर आपके पास पहले से मूलभूत ढांचा ठीक ठाक नहीं है तो आपका औद्योगिकरण बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा क्या मतलब, बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई आधारिक संरचना है ही नहीं तो औद्योगिकरण भूल जाइए। तो ये चीज भी आती है। ऐसे ही इस वजह से क्या होता है कि मूलभूत ढांचे के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनता है। कि भले ही प्राइवेट सेक्टर उद्योग लगाए, लेकिन उसके पहले मूलभूत ढांचा तो चाहिए, तो वहां पर इनकी जिम्मेदारी बनती है। औद्योगिकरण प्रक्रिया जो है ना, को बिना पर्याप्त परिवहन, अगर आप एक जगह से दूसरे को सामान नहीं भेज पा रहे हो, लोगों को नहीं भेज पा रहे हो, संचार सुविधाएं नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ईंधन नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी चीजें सुनाई पड़ती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बहुत सारी इंडस्ट्री ठप हो गई, बिजली आप नहीं दे पा रहे हो, लोगों को ईंधन चाहिए आप वो नहीं दे पा रहे हो, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। ऊर्जा नहीं है, मूलभूत एवं भारी उद्योग के जीवित नहीं रखा जा सकता अगर ये सारी चीजें नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं, मूलभूत ढांचा। ठीक है, ईंधन है, ऊर्जा है, परिवहन है, बिजली है ना। तो ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करना किसकी जिम्मेदारी होगी, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक, अच्छा, और क्या था, मूलभूत ढांचे के अंतर्गत ही सबसे दुख की बात है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो स्थिति बहुत खराब थी। आप आधारिक संरचना के दृष्टिकोण से देखोगे, देश में ग्रामीण सड़क योजना की बात तो बहुत बाद में हम लोगों ने की है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसके पहले भी इस तरह की पॉलिसीज हुआ करती थी, लेकिन बहुत अलग अलग लेवल्स पर बिजली के कनेक्शंस नहीं थे। आधारिक संरचना बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। तो उस आधारिक संरचना के बेस से हम लोग उठ करके यहां तक पहुंचे हैं, और वो काफी तेजी से बढ़ाया जाना अभी भी जरूरी, क्योंकि अगर हम दुनिया के बाकी देशों से तुलना करते हैं तो औसतन ऐसा पाते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश अभी भी है, बहुत स्कोप है ना, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। शहरों तो कई कई ऐसे शहर हैं जो जहां पर हर इंसान, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ऑन एन एवरेज हर रोज काम पर जाने वाला इंसान 1 से 1.5 घंटे जाम में फंसा रहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसी योजना चल रही है कि सारे लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जाए, तो अच्छी है। लेकिन बात यह भी कि 70-80 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, मतलब देश की आजादी से 75 साल लगभग हो जाएंगे थोड़े दिन में, 2-3 साल में। तो वैसी स्थिति में भी हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि गांव में ट्रांसफार्मर है लेकिन वहां पर कनेक्शन नहीं है। बहुत सारी चीजें, अभी रसोई गैस की उज्ज्वला स्कीम आई थी जिसमें लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर लिया, लेकिन उसके बाद से दूसरा नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास दूसरे सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है। एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आधारिक संरचना है वो काफी अभी भी खराब है, और आजादी के समय तो बहुत ही दयनीय स्थिति हुआ करती थी। तो इस वजह से भी किसकी जिम्मेदारी बनती थी, सार्वजनिक क्षेत्र की। प्राइवेट लोग नहीं आएंगे, निजी क्षेत्र अगर नहीं आएगा तो सार्वजनिक क्षेत्र आएगा। ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी निजी क्षेत्रों द्वारा भारी उद्योगों में निवेश करने की कोई पहल नहीं की गई थी आजादी के समय, आपको पता है, कोई उनकी अनिच्छा थी, और साथ में असमर्थता भी थी, है ना। क्यों असमर्थता क्यों थी, क्योंकि ना तो उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हुआ करते थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था। अब कई बार भारी उद्योग लगाने में बहुत बड़ी पूंजी लग रही होती है, अब प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा ही नहीं है। सरकार तो भाई लगा सकती है, सरकार तो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो सरकार के पास काफी ज्यादा धन आ सकता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के पास या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास नॉट नेसेसरली उतना पैसा हो। और खासतौर से देश की आजादी के समय ऐसी स्थिति नहीं थी, ट्रेंड लेबर फोर्स नहीं था, तो किसके किसके सारे आप लगाओगे इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये चीज भी थी, और ये सारी जो अभी तक बात है वो मेनली जो आजादी के बाद की स्थिति रही उसको लेकर के रहा है। ऐसे में क्या हुआ है, भारी पूंजी जुटा पाना ये बहुत बड़ा कठिन बात हुआ करती थी, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। औद्योगिक निर्माण में समन्वय स्थापित करना
ये भी कठिन होता था किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्र के लिए। और साथ में जो टेक्नीशियंस है, तकनीशियन लोग हैं और कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित कर पाना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कब? जब देश की आजादी की बात की जा रही है। वैसी स्थिति में समझिए, फिर से समझिए, 3 चीजें हैं। बहुत पैसा चाहिए, बड़ी पूंजी चाहिए, सरकार कर सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र कर सकता है। साथ में क्या जरूरत थी? औद्योगिक निर्माण में आपको कोऑर्डिनेट करना था, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन भी कौन कर सकता था? सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र कर सकता था। तीसरी चीज क्या थी? आपको टेक्नीशियंस चाहिए और आपको एम्प्लॉयज चाहिए, उनको भी कौन ट्रेन कर सकता था? गवर्नमेंट कर सकती थी। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीजें हैं, जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वो आगे आएंगी। और इसी के साथ बाद में धीरे धीरे करते हुए 1991 तक हम लोग पहुंचे, देश की आजादी के 40 से ऊपर साल हो चुके थे। उस टाइम पर हम लोगों को ऐसा रियलाइज हुआ कि अब हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काफी स्ट्रांग हो गया है और चीजें खोलने स्टार्ट की गई। मजबूरी भी थी, क्यों? क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था देश के ऊपर। ठीक, अच्छा, तो अब क्या हुआ? मूलभूत ढांचे में ही क्या किया गया? आप ये समझिए, आधारभूत ढांचा तैयार करना, किसके लिए? मूल क्षेत्र के लिए। मूल क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं की एरियाज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? की एरियाज। तो इनके लिए आपको क्या करना? आधारभूत ढांचा तैयार करना, ताकि ये सारी चीजें डेवलप हो पाए। अगर आधारभूत ढांचा ही नहीं होगा तो ये सब डेवलप हो ही नहीं सकता। वो एक प्री रिक्विजिट है, वो पहले होगा फिर ये सारी चीजें बन पाएंगी, है ना। फिर क्या हुआ? जिसके लिए भारी पूंजी का निवेश चाहिए है, जटिल एवं आधुनिक तकनीकी चाहिए। अब आपको चाहे ऑयल रिफाइनरी लगानी है, या फिर कोई पावर प्लांट लगाना है, या फिर कोई ऐसा काम करना है, तो इस तरह के जो भारी उद्योग होते हैं ना, उसमें काफी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी लग रही होती है, और वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट बिजनेस हाउस के लिए इकट्ठा कर पाना बहुत कठिन हुआ करता था आजादी के समय। अब तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट जो बिजनेसमैन है काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, बाकी दुनिया के अलग अलग देशों में भी उनके काफी उद्योग चल रहे हैं, तो वैसी चीजें बदल चुकी है। लेकिन आजादी के समय की मेनली बात है, तो वैसे में बड़े और प्रभावी संगठन जो है ना, ढांचों के निर्माण की भी आवश्यकता होती है। आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे टाटा जैसे कंपनीज हैं जो कई लाखों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ठीक है। अगर आप टाटा कॉन्ग्लोमरेट को देखोगे ना, इसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। टाटा का अपनी कार्स वगैरह भी बनाती है टाटा में, फिर इनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, इनकी आईटी सर्विसेज भी हैं, नमक भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, ऑटोमोबाइल सेक्टर है इनका, तो बहुत सारी होटल्स भी हैं। तो ऐसे ही आपका समझेंगे यहाँ पर अब हमारा प्राइवेट सेक्टर काफी परिपक्व हो चुका है, कई लोगों को आप देखेंगे, और वहां पर भी अभी भी स्कोप दिखता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र के निर्माण में बराबरी का रोल प्ले कर सकता है, पूरा रोल प्ले कर सकता है। जो काम सार्वजनिक क्षेत्र अच्छा कर सकता है वो सार्वजनिक क्षेत्र करें, और जो प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर करे। तो अभी हम लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की बात कर रहे हैं, उसमें मूलभूत ढांचे में विकास जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। इसीलिए अभी तक इतनी सारी स्लाइड्स में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की है। ऐसे क्या मिलता है अपने को? भावी निवेश को दिशा देना, ठीक है, ये भी एक लक्ष्य है किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का। किसको? कि अब आगे जो चीजें आने वाली हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या क्या, जैसे होटल्स है, परियोजना प्रबंध है, सलाहकार है, यहां पर डायरेक्टली सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ना भी करे, फिर भी दिशा दे। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, जो इमीडिएट लाभ वाली बात होती है, और साथ में ऐसा होता है कि सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो नहीं देख रहा होता है प्राइवेट सेक्टर, उसको तो लाभ से ज्यादा मतलब है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का कई बार दिशा देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से कई बार वो रेगुलेट करते हैं, आपको उस दिशा में रेगुलेट कर देंगे, नियंत्रित कर देंगे, आप उसी दिशा में जा सकते हो अगर आपको निवेश वगैरह करना भी है। तो ये भी इनका क्या बनता है? जिम्मेदारी बनती है ना। ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पहले आपको पता है एम्बेसडर कार हुआ करती थी, अब तो बहुत सारा हम लोगों ने ओपन कर दिया। जो फॉरेन कंपनीज आती है, टोयोटा बहुत बड़ी कंपनी है, फोर्ड कंपनी है, वो भी है, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये सारी जर्मन कंपनीज हैं, हुंडई है, कोरियन कंपनी है। तो ये इस तरह की बहुत सारी कंपनीज को, जो फॉरेन कंपनीज को भी हमने अलाउ कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग क्या था, हमारा जो पब्लिक सेक्टर था उसकी काफी ज्यादा इन सारे क्षेत्रों में दखलंदाजी भी थी और दिशा देने का भी काम था। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या हुआ, जो मुख्य क्षेत्र का आते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें कोर इंडस्ट्रीज की बहुत बात आती है। कोर इंडस्ट्रीज, पूरी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का एक रोल है, और उन इंडस्ट्रीज में भी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो कौन कौन से आते हैं? ऐसे 8 क्षेत्र का आते हैं, 8 मुख्य उद्योग बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो इनको हिंदी में हम लोग मुख्य उद्योग लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोर इंडस्ट्रीज। क्या लिखते हैं? CORE, ठीक है, एकदम जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? कोयला, कोल। भारत में आपको जानकर के आश्चर्य हो सकता है, अभी भी, जबकि पिछले कुछ 5-6 सालों में सौर ऊर्जा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, विंड में भी बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी भारत में ज्यादातर जो बिजली है ना, वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही आती है ना। तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोयला नहीं रहेगा तो बिजली ठप पड़ जाएगी, बिजली ठप पड़ जाएगी तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। फिर क्या हुआ? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, वही गाड़ी थम जाएगी,
डीजल्स का बहुत यूज करते भी हम लोग, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और कच्चा तेल का बहुत ज्यादा ही उपयोग हो रहा था। कच्चा तेल का होता है क्रूड ऑयल, हमारे देश में इतना नहीं होता, हम लोग बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनरीज हमारे यहाँ पाते हैं, रिफाइनरी से हम लोग रिफाइन करने के बाद फिर उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वैसा सीन भी रहता है। और क्या है, प्राकृतिक गैस, ठीक, नेचुरल गैस, ये भी एनर्जी सोर्स ही है। फिर पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पाद। अब आप समझिए कि जो हमारा कोर सेक्टर है उसमें ये सब कुछ एनर्जी वाली बात है। तो देख रहे हैं, ये ऊर्जा, कोयले से भी ऊर्जा, कच्चे तेल से भी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी ऊर्जा, रिफाइनरी उत्पाद इनसे भी ऊर्जा, और फिर बिजली, ये भी ऊर्जा है ना। और क्या है आपके समझिए, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात, ये तीनों चीजें हैं जो इस पर डिपेंडेंट है। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि देश में खेती करने वाली जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इस्पात, स्टील, है ना, रीढ़ की हड्डी बनाता है। तो रीढ़ की हड्डी बोला जाता था पहले कि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्टील उद्योग है। और उसमें क्योंकि हर जगह पर स्टील यूज हो रही होती है, आप कुछ भी बनाएंगे ना, तो हैवी इंडस्ट्री में, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में आपको स्टील की आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा, अगर हम इस्पात में किसी दूसरे देश से ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ जाए और युद्ध हो जाए तो बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 उद्योग हैं जिनको कोर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। अब इनके लिए क्या था, इनके लिए इनको ढांचा बनाने की जिम्मेदारी थी किसकी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन 8 उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, एक इनकी इंडेक्स बनती है, ठीक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स होती है इनकी। तो वो बताती है कि किस तरह की स्थिति चल रही है। अभी काफी दिनों से जब बीडीपी में डिक्लाइन आ रहा है ना, तो इस सूचकांक की भी बहुत बात की जाती है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कि इसकी क्या स्थिति है। तो ऐसे में क्या होता है, जो शामिल वस्तुएं हैं ना, उनका वजन आधारित 40.27% हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में, सारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री आप उद्योग मान लीजिए, उनमें से इन 8 का जो हिस्सेदारी है ना, वो कितनी बनकर के आ रही है, 40.27%। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज की बात कर ली हम लोगों ने। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका में मूलभूत ढांचे का विकास किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसकी बात की। अब जो हमारा अगला पॉइंट आएगा वो आ जाएगा क्षेत्रीय संतुलन का, रीजनल बैलेंस का। इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आप समझ रहे ना कि सार्वजनिक क्षेत्र की जब भूमिका की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को समझते हुए जाना कि पब्लिक सेक्टर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट था और आज भी है। तो भूमिका जो है बदलती भी चली जा रही है। तो अभी हम लोग ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।